हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। आज के सेशन में क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस सेशन में शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बायोलॉजी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। तो आइए जवाब देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह एक गुणसूत्रीय विकार है। यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इनमें लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि में मौजूद रहने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम यानी 44 प्लस XXY हो जाता है। यह संलक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में समान लगते हैं, लेकिन इनमें मादा लक्षण परिलक्षित होते हैं, जैसे स्त्री की भांति वृक्ष की वृद्धि। ऐसे पुरुष प्रायः बांझ होते हैं क्योंकि इनमें शुक्राणु बहुत कम बन पाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिस पुरुष में पाया जाता है वे बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स की अधिकता मात्रा होती है जिसे 44 प्लस और डबल एक्स और वाई हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये स्त्री में नहीं होती है, ये केवल पुरुष में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधे के नाम जंतुओं सहित बताइए। आइए इनका जवाब देखते हैं। जंतुओं द्वारा परागित पौधे इन प्रकार से हैं। पहला है प्राइमूला। इस पौधे में परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। दूसरा है यक्का या अंडफील। इसमें पौधे में परागन प्रेनुबा नामक जीव के द्वारा होता है। थर्ड है मार्मिकोफिली। इसमें चींटियों द्वारा परागन होता है। और फोर्थ है मेलकोफिल्स। इसमें परागन घोंघा के द्वारा होता है। 4 पौधे और जंतुओं के नाम बताए गए हैं। पौधे के साथ जंतुओं की वो कौन सा पौधा है जिसमें कौन से जंतु परागित करते हैं, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतःप्रजनन क्या है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। अंतःप्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल के अधिक निकट स्थायी व्यक्ति के माध्यम 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना। यानी एक ही नस्ल के, जैसे मानव नस्ल मानव, जंतु में जंतु नस्ल, जंतु में जैसे शेर का शेर, बकरी का बकरी, ऐसे। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है तथा जोड़ों में संगम कराया जाता है। ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रतिदुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया हीमोफीलिया को रक्तस्रावी यानी रक्त को स्राव करता है रोग, वह रोग क्यों कहा गया है, वो पूछा गया है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। हीमोफीलिया में ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर होता है। नर में या उनके दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। मादा में सामान्य जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता, परंतु एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाता है उसके बाद रुकता ही नहीं है। हीमोफीलिया को स्रावित रोग में वो रुकता ही नहीं है, इसलिए हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहलग्नता को परिभाषित करें। तो इनका जवाब है 2 होमोगोल्स
गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता मतलब दो होमोगोल्स गुणसूत्रों को एक ही धागे से जब जोड़ा जाता है एक साथ, तब उस घटना को सहलग्नता कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसका देखभाल करना आसान है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया? तो यहाँ पे जवाब में दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के इसलिए चुना क्योंकि वे वार्षिक थे। मटर हर साल आते हैं, साल में एक बार होते ही है। तो इसमें कई सारे लक्षण होते हैं, इसका देखभाल करना आसान है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया। सिंपल में बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सिंपल में हम लोग जवाब दे सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि ये हर साल आते हैं और इसमें कई सारे लक्षण पाए जाते हैं और इसका देखभाल करना आसान है। दोनों सेम है बट अपने लैंग्वेज में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलताओं का आनुवंशिक आकार क्या है? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है अनुकूलन किसे कहते हैं और दूसरा है अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अनुकूलन किसे कहते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो अनुकूलन सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही प्रायः अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु जो जीवधारी अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। परंतु इस शब्द अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूलन ढलने में मदद करता है। मेढक का त्रिकोणाकार तंडु, पक्षपादों के जाल, चमगादड़ के पंख इत्यादि अनुकूलताएं ही है। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या है। तो इसका आनुवंशिक आधार है किसी भी जाति के जीवधारियों के बीच काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ लक्षण जीवधारियों को उनके वातावरण में जीवित रहने व प्रजनन करने में सहायक सिद्ध होती है। प्रकृति द्वारा इसका वर्णन होता है। फलस्वरूप आगामी पीढ़ियां वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में समष्टि में पहले से ही विद्वान विभिन्नताओं में से लाभदायक लक्षणों के चयन से ही जातियों में अनुकूलन होती है। चलिए आगे देखते हैं। लेडरबर्ग एवं लैंडरबर्ग के प्रयोग से इस तथ्य का पुष्टिकरण होता है कि अनुकूलन पूर्व विद्वान विभिन्नताओं के चयन का परिणाम है। लैंडरबर्ग एवं लैंडरबर्ग ने पाया कि पेनिसिलिन प्रतिरोध बैक्टीरिया की कॉलोनियां सभी आगार प्लेटों पर एक जैसी थी, यहाँ तक कि मास्टर प्लेट में भी। इसी प्रकार पेनिसिलिन के लिए संवेदनशील कॉलोनियां भी सभी आगार प्लेट पर एक सी थी। इससे स्पष्ट होता है कि पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया उत्परिवर्ती पहले से ही मास्टर प्लेट अर्थात मूल समष्टि में मौजूद। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है कि अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या है। थोड़ा लंबा है बट आप इसे काट कर छोटा कर सकते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ढूंढकर और एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना विस्तार में बताने का अर्थ ये है कि आप थोड़ा बड़ा लिखें। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेबीज बीमारी के कारण लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रेबीज बीमारी के कारण क्या क्या है, उनके लक्षण कौन है और कैसे इसे नियंत्रण कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेबीज बीमारी के कारण रेबीज जंतुओं जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि इनमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं, उसके काटने से होता है।
रेबीज बीमारी किससे होता है? तो वो बिल्ली, कुत्ता जैसे जानवर को काटने से होता है। ये विषाणु बिल्ली, कुत्ता में पाए जाते हैं। इनका लक्षण क्या है? तो इनका लक्षण है हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई, ये इनके लक्षण हैं। और नियंत्रण यानी रोकथाम, रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण लगाना, ये इनका नियंत्रण है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रेबीज बीमारी के कारण क्या है? तो कारण 2 है बिल्ली, कुत्ता। और लक्षण क्या है? तो हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई, ये 2 लक्षण हैं। और नियंत्रण है इस रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण लगवाना। ये हो गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखे। फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम, सेकेंड है उर्नक। तो आइए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम पादप एवं जंतुओं में जीन का स्थानांतरण का संवाहक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस द्विबीजपत्री पौधे का एक रोगजनक पैथोजन है। यह पौधे की जड़ों में ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर बनाने की क्षमता बैक्टीरियम में स्थित टी प्लाज्मिड के कारण होता है। तो फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है उर्नक। यांत्रिक वातन टंकियों में यांत्रिक रूप में वायवीय जीवाणु के लिए हवा प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए पंप या वातक का प्रयोग किया जाता है, जिससे इस जीवों को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसे वायवीय सूक्ष्मजीव लगातार एवं प्रबल वृद्धि कर जीवाणु झंडू के रूप में उर्नक बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसमें 2 पूछा गया है, एग्रोबैक्टीरियम और उर्नक। तो हम लोगों ने दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मौन यानी मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है? तो मधुमक्खी पालन से क्या समझते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। शहद के उच्च पोषण मान तथा इसके औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी पालन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस मधुमक्खी का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि औषधियों के लिए मधुमक्खी चाहिए तो चाहिए, इसलिए इसे पालना हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक ही आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों मोम भी पैदा करती है। मधुमक्खी से मोम भी पैदा होती है, जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग एक आयजनक व्यवसाय बन चुका है। तो यह मधुमक्खियां हमारी बहुत सी फसल जैसे सूरजमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागणक है। पुष्पीकरण के समय यदि इसके छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधे की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मधुमक्खी पालन कितना ज़रूरी है। मधुमक्खी पालन करने के लिए औषधि में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर औषधि के बाद वहाँ पे पॉलिश करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारी फसल जैसे में सूरजमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागण का काम करती है ये मधुमक्खी, और इससे हमारे फसल में बहुत सारी लाभ होता है, और लाभ होने के साथ साथ मधुमक्खी का शहद भी मिल जाता है। तो दोनों बेनिफिट है, इसलिए हमारे जीवन में मधुमक्खी की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और बेनिफिट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है गाजर घास से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। गाजर घास एक खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ साथ विदेश से भारत में आया था। गेहूं के बीज के साथ
हमारे देश में आया था तब से ये गाजर का मतलब गाजर को उगाया जाता है। इस पौधा का परागकण कुछ लोगों में श्वसन विकार यथा दम्मा, श्वसनी शोथ इत्यादि पैदा करता है। कुछ लोगों में ये गाजर दम्मा, मतलब सांस लेने में दिक्कत ये सब पैदा करता है। इस प्रकार का एलर्जी उत्पन्न करने वाला पौधा है। ये पौधा इस प्रकार के एलर्जी को उत्पन्न करता है। तो गाजर घास से आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने समझ लिया होगा कि गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है और ये विदेश से गेहूं के बीज के साथ आया था हमारे भारत में। उसके बाद ये परागण कुछ लोगों में श्वसन विकार जैसे में दम्मा, सांस लेने में कठिनाई वैसे कुछ रोग उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार का एलर्जी उत्पन्न करने वाला पौधा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है एंडो न्यूक्लिएज प्रतिबंधन क्या है? तो इसका जवाब है एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसा काटते हैं कि डीएनए के दोनों सिरों पर एक लकीरें भाग रह जाता है। छिपा सिरा कहते हैं। यह एंजाइम आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में आवश्यक है। तो एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन क्या है वो सॉल्व हो चुका है कि एक एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर काटता है जिसे हम लोग चिपचिपा सिरा कहते हैं और ये डीएनए में पुनर्योगज अणु बनाने में आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रारंभिक मतलब प्रारंभ कूट यानी कोडोन क्या है? तो इसका जवाब है एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है प्रारंभ कूट कहलाता है। प्रारंभ कूट मतलब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास जो 3 प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ में अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम लोग प्रारंभ कूट कहते हैं। जैसे में एयूजी या फिर जीयूजी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रारंभिक कूट कौन कौन से हैं तो वहाँ पे होगा एयूजी या फिर वहाँ पे जीयूजी होगा तो वो होगा या फिर एयूजी होगा तो वो होगा। एयूजी एवं VVG 2 असीम केंद्र की में। तरफ क्वेश्चन नंबर 14 है बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। बीटी कॉटन यह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़क नाशों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु बैसिलस यूरिएंजिएसिस के द्वारा उत्पादित होता है। बीटी कॉटन बैसिलस यूरिएंजिएसिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसे संक्षेप में बीटी कहते हैं। बैसिलस यूरिएंजिएसिस के साथ जो उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग शॉर्ट में बीटी कहते हैं। बीटी जीव विष जिन जीवाणु से क्लोनित होकर पौधों में प्रकट होकर कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है जिसे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। बीटी कॉटन इसी का एक उदाहरण है। तो चलिए तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है जलोद्भिद, मरोद्भिद तथा समोद्भिद के बारे में 14 उदाहरण दे मतलब शॉर्ट में उदाहरण दे। तो पहला है जलोद्भिद वे पौधे जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं। नम मिट्टी मतलब पानी और मिट्टी का जो कनेक्शन मतलब ज़्यादा हो उसमें तो उस जगह जलोद्भिद कहलाता है। जैसे में कमल, जलकुंभी, कमल भी मतलब कीचड़ में ही पाए जाते हैं तो वहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है और मतलब मिट्टी एकदम नम होते हैं। जलकुंभी वो जल में पाए जाते हैं। जलकुंभी को आप लोग को मालूम होगा कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो दूसरा है मरोद्भिद वे पौधे जो केवल अधिक ताप, गर्मी या मरोड़ भूमि में उगते एवं वृद्धि करते हैं। तो मरोद्भिद राजस्थान को कहा जाता है। तो वहाँ पे सबसे अधिक ताप होता है, गर्मी होती है और या फिर वहाँ पे बालू मरोद्भिद मतलब वहाँ पे मिट्टी होती ही नहीं है, बालू होती है। वैसे जगह पे ये उगता है उसे हम लोग मरोद्भिद कहते हैं। जैसे में है नागफनी, नागफनी मरोद्भिद फसल मतलब मरोद्भिद है। अगला है समोद्भिद वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष रूप से नम वातावरण के लिए अनुकूलित हो
उन्हें जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता उसे हम लोग समुद्भिद कहते हैं। समुद्भिद मतलब वैसा स्थान जहाँ पर ना ही ज़्यादा सूखा हो और ना ही ज़्यादा गीला हो, वातावरण एकदम बराबर हो और वृद्धि करने के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो उसे हम लोग समुद्भिद कहते हैं, जैसे में पॉलीगोनम, ब्रोमस आदि। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम कौन कौन से हैं? तो आइए जवाब देखते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप परिवर्तित हो सकती है तथा द्वितीय नियमानुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पथ या क्षय उस किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित न हो है। तो फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा आते हैं। और सेकेंड में है, ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊष्मा का पथ क्षय या किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंकड़ों की लाल किताब यानी रेड डाटा बुक क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। आंकड़ों की लाल बुक सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई, जिनमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण और सूची है जिसका अस्तित्व गहरे संकट में है तथा जो विलोप के कगार पर है, यानी विलुप्त हुई प्रजाति ऐसे कुछ करके इसमें मतलब सब डाटा दिया जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन होती है इस बुक में। और ये सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उसमें मुक्ति के उपयोग का वर्णन करें। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 60% इफेक्ट, मीथेन 20% इफेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% इफेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड 6% इफेक्ट। गैसों की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे एल नीमो प्रभाव होते हैं। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तब इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के तापक्रम में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो उस वक्त उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। यहाँ पे उपाय दिया हुआ, वास्तविक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय। फर्स्ट है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कम करके, दूसरा है ऊर्जा दक्षता में सुधार करके, थर्ड है वनोन्मूलन को कम करके यानी वनों को काटना कम करके, वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करके। तो ये 4 है जिससे नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल की सफलता के कारण को लिखे। तो मेंडल की सफलता का कारण है निम्नलिखित में दिया हुआ है। फर्स्ट है मटर के पौधे का चयन। वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में से मेंडल ने केवल मटर के ही पौधे को अपने प्रयोगों के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, अनेक प्रकार के विपरीत गुण पाए जाते हैं। दूसरा है कार्य प्रणाली। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अवांछित परागणों से संप्रभावित पर परागण को रोका। संयोग से उनके द्वारा चयनित गुण अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित थे जिससे उनके परिणामों में व्यवधान नहीं पैदा हुए। तो इसलिए मेंडल की सफलता हुई मटर के पौधों में। तो मेंडल के सफलता के कारण 2 बताए गए। पहला है मटर के पौधे का चयन, दूसरा है कार्य प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है वैसे पौधे की खेती जो लेग्यूमेंस कुल के अंतर्गत आते हैं तथा सैसिबोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं उसे हम लोग कार्बनिक खेत कहते हैं। तो इसे हम लोग कार्बनिक खेत कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा और जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।